एग्रीकल्चर इनकम, इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्टेड है? एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्टेड है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन सेक्शन 21। 21A. एग्रीकल्चर इनकम मीन्स रेंट और रेवेन्यू रिसीव्ड, रेंट और रेवेन्यू रिसीव्ड from agriculture land situated in India and used for agriculture purpose. एग्रीकल्चर इनकम में क्या क्या आता है उसके देखिए अलग अलग पॉइंट दिए हुए हैं। पहला पॉइंट हमने अभी पढ़ा कि कोई भी रेंट या रेवेन्यू रिसीव होता है किससे? एग्रीकल्चर लैंड को लेट आउट यानी किराए पे देने से। किस पर्पस के लिए? एग्रीकल्चर ही पर्पस के लिए। आपके पास कोई एग्रीकल्चर लैंड है, आप खुद उसका यूज नहीं करते, आपने किसी दूसरे को लेट आउट कर दिया, किस पर्पस के लिए विकास? खेती किसानी के लिए किसी खेती और को। किसानी के लिए यानी एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। तो आपको जो रेंट मिलेगा वो रेंट क्या होगा? एग्जेम्प्टेड या टैक्सेबल? टैक्सेबल। टैक्स फ्री। एग्रीकल्चर टैक्स इंडिया, फ्री। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री होती है इंडिया की। यस सर। तो पहला पॉइंट था कि एग्रीकल्चर इनकम किस किस को बोलते हैं, उसमें पहला पॉइंट हुआ कि आपने कोई भी एग्रीकल्चर लैंड को लेट आउट किया है, कोई भी किराया उससे मिलेगा, वो आपके लिए एग्रीकल्चर इनकम होगा। सेकंड, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन। आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को उगाया अपने खेत में, और उसके लिए जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं ना, बीज बोना, उसमें पानी देना, जुताई करना, ये सब वही सब लिखा हुआ है। एग्रीकल्चर ऑपरेशन मीन्स प्लॉइंग द लैंड, वाटरिंग द लैंड, प्लांटिंग एंड मैन्यूरिंग, सोइंग ऑफ सीड्स, बीज वगैरह बोना, ये सब बेसिक ऑपरेशन कहलाते हैं। तो ये सब क्रियाएं करके आप कोई प्रोड्यूस उगाते हैं अपने खेत में। उसके बाद भले आप मार्केट में ले जाके मत बेचो, कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट आपकी खड़ी फसल भी खरीदेगा ना, तो भी आपके लिए वो एग्रीकल्चर इनकम होगा। और वो व्यक्ति फिर बाजार में ले जाके बेचेगा, तो मान लो रिलायंस कंपनी आपकी पूरी फसल खरीद ली आपके खेत से ही, फिर उन्होंने ले जाके मार्केट में बेचा, तो उनके लिए एग्रीकल्चर इनकम होगा कि नहीं? उनकी इनकम पे तो टैक्स चार्ज होगा ना सर? बिल्कुल सही, क्योंकि उनके लिए वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, क्योंकि बेसिक ऑपरेशन आपने की, उन्होंने की। बेसिक एक्टिविटीज आपने की, फिर आपने उनको बेच दिया, तो आपके लिए वो एग्रीकल्चर इनकम होगा। लेकिन जो व्यक्ति आपकी खड़ी फसल, राइप क्रॉप को खरीद लेता है और उसके बाद कटवा के बेचेगा, तो उसके लिए वो एग्रीकल्चर इनकम इसलिए नहीं होगा क्योंकि उन्होंने उसके लिए कोई बेसिक ऑपरेशन यानी बेसिक एक्टिविटीज जो खेती के लिए करना पड़ता है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब मान लो आपके खेत में कोई पेड़ पौधे अपने आप उग गए और आपने उसको कटवा के बेचा, तो एग्रीकल्चर इनकम होगा क्या ये? बोलो बोलो। सर एक बार रिपीट कीजिए ना। आपके फार्म में, आपके खेत में कोई पेड़ पौधे अपने आप उग गए, सेल्फ ग्रोन, आपने उनको कटवा के बाजार में बेचा, तो आपके लिए वो एग्रीकल्चर इनकम होगा कि नहीं होगा? होगा ना सर? नहीं, नहीं होगा सर। नहीं होगा सर। क्योंकि उसके लिए एग्रीकल्चर वाली मेहनत नहीं हुई है, जैसे क्रॉप्स सब बोना। तो खुद ही ग्रोन हो गया है। वापस बोलो शालिनी, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हाँ सर, मेरे को अब समझ में आ गया सर, मैं समझ में आ गलत गया ना बोली थी पहले। कि उसके हाँ लिए सर। कुछ भी खेती किसानी के लिए जो बेसिक ऑपरेशन करने पड़ते हैं वो नहीं किए, तो अपने आप उग गया। अब जंगल में कोई पेड़ पौधे अपने आप उग जाते हैं, बांस वगैरह सब रहते हैं ना, कोई ग्रास वगैरह उग यस गया, सर। उसको कटवा के बेचे, तो ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा क्योंकि अपने आप उगा है। ये सब आगे लिखा भी है, ओके। देखो। इन द यस absence सर। of these operation,
Income will not be treated as agriculture income. Income. Yes, sir. Product which grow wild on the land, जो जमीन पे अपने आप उग जाते हैं. स्पॉन्टेनियस नेचर मतलब नेचुरल जो ग्रोथ अपने आप जो उग जाते हैं उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस ग्रोथ यानी नेचुरल. नॉट इन्वॉल्विंग एनी ह्यूमन लेबर, उसमें कोई लेबर का यूज नहीं हुआ है और स्किल अपॉन द लैंड, आर नॉट प्रोडक्ट ऑफ एग्रीकल्चर. तो उसको अपन एग्रीकल्चर इनकम नहीं बोलेंगे. इसके बाद इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. आपने अपने खेत में पूरी फसल उगाई, आप उसको ले जाके बाजार में बेचे या खुद अपनी दुकान लगा के बेचे तो भी वो एग्रीकल्चर ही इनकम होगा. चाहे आप बाजार में, चाहे मंडी में ले जाके बेचो, चाहे खुद अपने शॉप में बेचो, आपने खुद ने उगाया तो आपके लिए वो एग्रीकल्चर इनकम होगा. ग्रोज एंड सेल्स ऑफ प्लांट्स ऑफ नर्सरी. कई लोगों का होता है ना नर्सरी, जहाँ पे लोग छोटे गवर्नमेंट छोटे. के भी तो हाँ जी, सर, गवर्नमेंट की भी तो होती है. गवर्नमेंट का, प्राइवेट, कोई भी हो सकता है. तो ग्रोज एंड सेल्स ऑफ प्लांट्स ऑफ नर्सरी, आपने अपने नर्सरी में पौधे उगाए और उनको बेचे तो ये एग्रीकल्चर इनकम होगा, क्योंकि आप खुद ग्रो कर रहे हो ना, आप खुद उगा रहे हो उसको. अच्छा सर, जैसे गवर्नमेंट उगवाती है और उसको भी बेचती है, वो क्या में होगा? तो वो तो गवर्नमेंट की इनकम हुई. तो गवर्नमेंट तो को उसमें कहाँ वैसे भी टैक्स. टैक्स देगी गवर्नमेंट. गवर्नमेंट किसको टैक्स देगी? गवर्नमेंट का तो इनकम एग्जेम्प्टेड ही होगा, और वैसे भी एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्टेड है. अब गवर्नमेंट में हर डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग रहता है कैलकुलेशन इनकम का. तो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम पे क्यों टैक्स देगी? और बाकी भी गवर्नमेंट के इनकम का क्या रूल रेगुलेशन है वो तो अलग अलग रहते हैं. यस सर. नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट ना, इनकम फ्रॉम मेकिंग द प्रोड्यूस फिट टू बी टेकन टू मार्केट. कोई ऐसी प्रोड्यूस है जो बेचने के लायक नहीं है, लेकिन उसको बेचने के, मार्केट में बेचने के लायक बनाने के लिए कुछ प्रोसेस करते हैं, तो उस प्रोसेस से यदि उस प्रोसेस का रेमुनरेशन या उस प्रोसेस से जो भी इनकम होती है वो भी एग्रीकल्चर इनकम होगा. समझ में आ रहा है सोमी? यस सर. आप कब ज्वाइन किए? थोड़ा लेट हो गया था. ओके. इसके बाद अभी हम पढ़ रहे थे कि वही फसल को मार्केट में बेचने के लायक बनाना. जैसे टोबैको लीव्स, तंबाकू के पत्ते, टोबैको लीव्स बोलते हैं ना, बीड़ी पत्ते वगैरह, इनको तोड़ के सुखा के बंडल बना के फिर बेचते हैं. तो सुखाने और बंडल बनाने का जो उसका रेमुनरेशन है वो एग्रीकल्चर इनकम में आएगा. इफ देयर इज नो मार्केट वैल्यू, बिना उसके कोई उसका मार्केट वैल्यू नहीं है, बिना प्रोसेस किए. इफ देयर इज नो मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द फील्ड and the cultivator performs some activity, manual और मशीन, चाहे वो मैनुअल कुछ उसमें करे प्रोसेस या मशीन से करे, टू मेक द प्रोड्यूस फिट फॉर मार्केट, मार्केट में बेचने के लायक बनाने के लिए. एनी इनकम फ्रॉम such activity is also known agriculture income. Like tobacco leaves need to be dried to make them suitable for the market. मतलब मार्केट में बेचने के लायक बनाने के लिए उसको सुखाते हैं, बंडल बनाते हैं. 10. प्रॉफिट अर्न बाय द सेलिंग ड्राई टोबैको सेल बी एग्रीकल्चर इनकम. तो कोई व्यक्ति उसके पत्तों को तोड़ के सुखा के बंडल बना के फिर बेचता है तो वो एग्रीकल्चर इनकम में आएगा. लास्ट पॉइंट, आखिरी,
6th point, income from building connected with agriculture land. एग्रीकल्चर लैंड के पास आपका कोई बिल्डिंग है, मकान है, और वो मकान भी एग्रीकल्चर पर्पस से यूज हो रहा है। क्या बताया हमने कि कोई आपका, मेरी आवाज आ रही है सबको बराबर? यस सर। ओके। तो किसी का कोई मकान है जो एग्रीकल्चर लैंड के बिल्कुल नजदीक है और वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो रहा है, तो ऐसे मकान की इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। पर इस मकान के संबंध में कुछ रूल रेगुलेशन दिए हुए हैं कि सच हाउस शुड बी सिचुएटेड इन द विसिनिटी ऑफ एन एग्रीकल्चर लैंड। विसिनिटी मतलब पास में, नजदीक, नियर, कि ऐसा मकान एग्रीकल्चर लैंड के बिल्कुल पास में होना चाहिए। बी पॉइंट आज आकांक्षा नहीं है क्या? ये लोग लॉग आउट हो गए लगता है नेटवर्क के कारण। इसका बी पॉइंट, द लैंड इज assessed to land revenue or local tax in India. If land is not assessed to land revenue or local tax, then the land must be situated in the non-urban area. मतलब आप ये पढ़ रहे थे कि ये जो मकान है जो एग्रीकल्चर लैंड के पास, ऐसे मकान पे लोकल टैक्स लगना चाहिए। लोकल टैक्स म्युनिसिपैलिटी लगाती है, तो लोकल टैक्स लगना चाहिए। और यदि उस पर लोकल टैक्स नहीं लगता है तो ऐसा मकान कहाँ पे होना चाहिए बोल रहे हैं? नॉन अर्बन एरिया में। नॉन अर्बन एरिया मतलब ग्रामीण क्षेत्र में, नॉन अर्बन एरिया में होना चाहिए। और नॉन अर्बन एरिया किसको बोलते हैं वो भी नीचे लिखा हुआ है, देखिए। फॉलोइंग एरिया इज कंसिडर्ड एज नॉन अर्बन एरिया। फर्स्ट, if land is situated in the municipal or if land is situated in the municipal or cantonment board area, then population of such area should not be exceed 10,000. ये देखो, नॉन अर्बन एरिया किसको बोलते हैं? कि जहां की पॉपुलेशन 10,000 से कम हो, यदि वो म्युनिसिपैलिटी की लिमिट के अंदर सिचुएटेड है तो। ये देखो ये लिखा है। और ये क्या होता है? कंटोनमेंट बोर्ड। कंटोनमेंट बोर्ड मतलब मिलिट्री का छावनी बोर्ड जिसको बोलते हैं। तो म्युनिसिपल की लिमिट के या कंटोनमेंट बोर्ड एरिया के, मतलब कंटोनमेंट बोर्ड मतलब मिलिट्री के छावनी बोर्ड एरिया में, तो म्युनिसिपैलिटी के एरिया में या कंटोनमेंट बोर्ड या बोर्ड एरिया में यदि ऐसी जमीन है तो वो नॉन अर्बन एरिया में तभी मानी जाएगी जब वहां की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा ना हो। पॉपुलेशन 10,000 से कम होनी चाहिए जहां पर ये मकान सिचुएटेड है वहां की, तो वो नॉन अर्बन एरिया में आएगा। और मान लो 10,000 से ज्यादा पॉपुलेशन लेकिन 1 लाख तक है। यदि पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा लेकिन 1 लाख तक है तो फिर ऐसा मकान जिस जमीन पे बना हुआ है वो म्युनिसिपैलिटी की लिमिट के कितने किलोमीटर दूर होना चाहिए या कंटोनमेंट बोर्ड की लिमिट के कितने किलोमीटर दूर होना चाहिए? 2 kilometers. 2 किलोमीटर, बिल्कुल सही, 2 किलोमीटर दूर होना चाहिए। और मान लो पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है लेकिन 10 लाख तक है, तब ऐसा मकान जिस जमीन पे है वो म्युनिसिपैलिटी की या कंटोनमेंट बोर्ड की लिमिट के 6 किलोमीटर दूर होना चाहिए। 6 किलोमीटर बाहर, आउटसाइड 6 किलोमीटर एरिया ऑफ म्युनिसिपैलिटी और कंटोनमेंट बोर्ड लिमिट। कब? जब पॉपुलेशन 1 से 10 लाख के बीच है तो।
और यदि पॉपुलेशन 10 लाख से भी ज्यादा है, तब ऐसे कंडीशन में म्युनिसिपैलिटी की लिमिट के कितने बाहर कितना दूर होना चाहिए? ये 8 kilometers. 8 किलोमीटर बाहर होना चाहिए, तब वो एरिया नॉन अर्बन एरिया माना जाएगा। तो मकान की इनकम जो एग्रीकल्चर के लिए यूज हो रहा है वो भी एग्रीकल्चर इनकम होती है, लेकिन उस मकान पे लोकल टैक्स लगना चाहिए। लोकल टैक्स नहीं लगता है तो नॉन अर्बन एरिया में होना चाहिए। और नॉन अर्बन एरिया क्या है? आपने अभी देखा कि म्युनिसिपैलिटी की लिमिट के अंदर है तो 10,000 से कम पॉपुलेशन, और 10,000 से ज्यादा पॉपुलेशन है लेकिन 1 लाख तक है तो म्युनिसिपैलिटी की लिमिट के 2 किलोमीटर बाहर, म्युनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड जो भी है। और 1 से 10 लाख के बीच है पॉपुलेशन तो 6 किलोमीटर बाहर, और 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है तो 8 किलोमीटर से ज्यादा दूर होना चाहिए। ये था आपका एग्रीकल्चर इनकम। कुछ इनकम ऐसी होती है जो जमीन से तो होती है लेकिन उसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं बोलते, उसको नॉन एग्रीकल्चर इनकम बोलते हैं। 1 मिनट में पानी पी लेता हूं। नॉन एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड, जमीन से होने वाली इनकम लेकिन वो नॉन एग्रीकल्चर है, उसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेंगे। पहला है इनकम फ्रॉम ओपन मार्केट। मतलब आपके पास कोई खाली जमीन पड़ी हुई है और आपने उसको ओपन मार्केट लगाने के लिए किराए में दे दिया। कोई खाली जमीन, कोई मैदान, ग्राउंड है आपके पास और आपने उसको किराए में दे दिया। आपकी आवाज बहुत कट रही है। हाँ जी, आपकी आवाज कट रही है बहुत। मेरी आवाज आ रही है बाकी लोगों को? नहीं सर, तो कट रही थी, मैं भी वही सोच रही थी मेरा हो रहा है क्या। क्या मालूम, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। यस मेरे सर, इसमें आपकी तो कट रही नेटवर्क थी पूरा थोड़ी। बता रहा है अभी। सर अभी क्लियर आ रही है, बीच बीच में कट रही है। वो नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है फिर। और शाम के समय वैसे भी नेटवर्क का प्रॉब्लम ज्यादा होता है। तो हम ये बता रहे थे फर्स्ट पॉइंट कि इनकम फ्रॉम ओपन मार्केट का मतलब कि यदि हमारे पास कोई खाली मैदान, ग्राउंड है और उसको हम किराए में दे देते हैं कोई बाजार वगैरह लगाने के लिए, तो उसका रेंट जो होगा वो एग्रीकल्चर इनकम होगा कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम? नॉन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर। सालू आ रही है अभी आवाज? यस सर। ओके। उसके बाद इनकम फ्रॉम स्टोन क्वेरीज, कोई पत्थर की खदान है, स्टोन क्वेरीज, किसी के पास कोई पत्थर की खदान है, उसको लीज वगैरह पे दे देते हैं ना, तो उससे भी किराया, रेंट मिलता है, रॉयल्टी मिलती है। तो ये भी सब नॉन एग्रीकल्चर इनकम, इन सबको एग्रीकल्चर इनकम में नहीं लेते हैं। इनकम फ्रॉम माइनिंग रॉयल्टीज, माइनिंग रॉयल्टीज होती है ना, कई सारे माइंस होते हैं, उनसे कोई रॉयल्टी मिल रही है तो वो भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम। फोर्थ पॉइंट तो आप समझ चुके हो ऊपर में। क्या लिखा है शालिनी, पढ़ो। इनकम फ्रॉम, क्या लिखा है सालू? फोर्थ इनकम फ्रॉम पॉइंट। सेल्फ ग्रोन ग्रास, ट्रीज और बैम्बूज। हाँ जी, मतलब जो अपने आप उग जाते हैं, सेल्फ ग्रोन ग्रास, जो ग्रास अपने आप उग जाती है, या पेड़ पौधे, ट्रीज वगैरह, और बम्बूस यानी बांस वगैरह जो होते हैं जंगलों में उग जाते हैं अपने आप, तो इनको यदि हम बेचते हैं तो ये एग्रीकल्चर इनकम होगा कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम? नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। नॉन एग्रीकल्चर इनकम। शालिनी आपको आवाज आ रही है? हो सकता है नेटवर्क वगैरह का प्रॉब्लम चल रहा हो, नाम तो दिखा रहा है उसका। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम फिशरीज, मछली क्षेत्रों से होने वाली आय। मछली क्षेत्र, फिशरीज, ये क्या होता है? भाई आपके पास कोई ग्राउंड है,
आप वहां पे गड्ढा करके उसमें पानी इकट्ठा करके मछली पालन कर रहे हैं, फिशरीज वगैरह, तो ये भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम में आएगा। नेक्स्ट, इसके बाद सोमी आ रही है अभी आवाज या कट रही है? नहीं सर, आ रही है अभी क्लियर। उसके बाद है इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ लैंड फॉर ब्रिक्स मेकिंग। क्या मतलब इस पॉइंट का समझ में आया विकास? इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ लैंड फॉर ब्रिक्स मेकिंग, यस सर। कि ब्रिक्स मतलब ईंटों के भट्टे के लिए। इट्टा भट्टा। हाँ, ईंटा भट्टा के लिए आप किसी को अपनी जमीन दे देते हैं, तो उससे जो भी पैसा मिलेगा वो भी आपका नॉन एग्रीकल्चर कहलाएगा। रेमुनरेशन रिसीव्ड बाय मैनेजर ऑफ एन एग्रीकल्चरल फार्म। कोई व्यक्ति एग्रीकल्चर फार्म हाउस में मैनेजर है, कोई पर्सन एग्रीकल्चर फार्म हाउस में मैनेजर है और उसको वहां से जो भी सैलरी या वेजेज रेमुनरेशन मिलेगा मैनेजर को, तो मैनेजर के लिए वो एग्रीकल्चर इनकम होगा क्या? नो सर। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए एग्रीकल्चर क्यों होगा भाई? वो तो एग्रीकल्चर फार्म हाउस में काम कर रहा है, वो खुद थोड़ी प्रोड्यूस करे, उसकी इनकम खुद की एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाएगी, उसको तो सैलरी मिल रही है, नॉन एग्रीकल्चर में चले जाएगा। तो कोई भी मैनेजर है एग्रीकल्चर फार्म हाउस का या एग्रीकल्चर कंपनी का, तो वहां से रेमुनरेशन जो भी मिलेगा वो नॉन एग्रीकल्चर कहलाएगा। डिविडेंड फ्रॉम अ कंपनी एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। कोई एग्रीकल्चर कंपनी और उस आपके पास उस एग्रीकल्चर कंपनी के शेयर है, कोई एग्रीकल्चर कंपनी है और आपके पास उस एग्रीकल्चर कंपनी के शेयर है, अंश, शेयर, और वो शेयर पे आपको डिविडेंड, शेयर पे डिविडेंड मिलता है। तो आपके पास एग्रीकल्चर कंपनी के शेयर है और आपको उस पर डिविडेंड मिला, तो ये डिविडेंड हमारे लिए एग्रीकल्चर इनकम होगा क्या? नहीं होगा। कंपनी की इनकम एग्रीकल्चर इनकम होगी, लेकिन हमको कंपनी से जो डिविडेंड मिल रहा है शेयर पे, वो हमारे लिए एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा, नॉन एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगा, भले ही कंपनी की इनकम एग्रीकल्चर है। नेक्स्ट, इनकम ऑफ द बायर ऑफ ए राइप क्रॉप। क्या मतलब हुआ? इनकम ऑफ द बायर ऑफ ए राइप क्रॉप। राइप क्रॉप मतलब खड़ी फसल, कि किसी की कोई राइप क्रॉप है, खड़ी फसल है, फसल उगी हुई है और उसने खरीद लिया किसी व्यक्ति ने, तो इनकम ऑफ द बायर ऑफ ए राइप क्रॉप, कि किसी व्यक्ति ने किसी किसान की राइप क्रॉप खरीद ली, खड़ी हुई फसल खरीद ली और उसको बेचने से उसको इनकम हुई, तो उसके लिए वो एग्रीकल्चर इनकम होगा कि नहीं होगा? खरीदने वाले व्यक्ति के लिए। योनित कुछ बता रहे थे? सर नहीं होगा। नहीं होगा। मैं फसल उगाता हूं और मेरे से कोई व्यक्ति खड़ी फसल खरीद के बेचेगा बाजार में, तो उसके लिए एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। हाँ, मेरे लिए एग्रीकल्चर इनकम होगा, यस मैंने सर, ग्रो आपके किया होगा। है तो। इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग एंड पोल्ट्री फार्मिंग, ये भी एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आता है। डेयरी फार्मिंग का काम, पोल्ट्री फार्मिंग का काम, ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन एरियर्स ऑफ रेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। आप एग्रीकल्चर लैंड पे जो रेंट मिलता है वो तो एग्रीकल्चर इनकम होता है। आपने अपनी एग्रीकल्चर लैंड किसी को किराए में दी, आपको रेंट मिलेगा, तो आपके लिए एग्रीकल्चर इनकम है। लेकिन उस रेंट को लेट पेमेंट के कारण, उस एग्रीकल्चर लैंड का रेंट आपको लेट मिला, देरी से मिला, तो आपने उस पे
इंटरेस्ट चार्ज कर दिया उस रेंट पे कि भाई तुमने 4 महीना किराया देरी से दिया, इसलिए हम इतना ब्याज लेंगे किराए पे, तो वो इंटरेस्ट भी एग्रीकल्चर इनकम होगा क्या? इंटरेस्ट एग्रीकल्चर इनकम होगा क्या? नो सर। नहीं होगा। एग्रीकल्चर लैंड का जो रेंट है वो एग्रीकल्चर इनकम होगा, लेकिन रेंट को देरी से देने के कारण आपने उस पर कुछ इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, ब्याज लगा दिया, तो वो इंटरेस्ट एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा, वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम में आएगा। ये हम पढ़ रहे थे कि कुछ इनकम जमीन से होती है लेकिन वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम की कैटेगरी में आती है। अब मान लीजिए आपने खेती की, आपने फसल उगाई, अब वो फसल बाढ़ आ गई, फ्लड, बाढ़ से फ्लड से वो फसल आपकी नष्ट हो गई, डिस्ट्रॉयड हो गई, और इंश्योरेंस कंपनी ने उसके लिए फिर आपको पैसा दिया कि भाई आपने इंश्योरेंस करवा के रखा होगा, और बाढ़ से आपकी फसल नष्ट हो गई, इंश्योरेंस कंपनी ने उसके बदले में आपको पैसा दे दिया। तो ये इंश्योरेंस कंपनी से जो आपको क्लेम मिला, ये एग्रीकल्चर इनकम होगा कि नहीं होगा? सोचा आप लोगों ने? दिमाग लगाओ, या सही होगा या गलत होगा? क्यों सालू? या सही आंसर होगा या गलत होगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोशिश तो करे। योनित? सर नहीं होगा, एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी वो। शालिनी? होगा कि नहीं होगा? इन्होंने यस कहा सर, नहीं नहीं होगा। होगा, नहीं होगा। नहीं होगा सर। सालू? सर मेरे में आवाज कट के आ रही थी तो मैं सेंटेंस ही समझ नहीं पाई थी। कोई फसल आपने उगाई, कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, लेकिन बाढ़ आ गई, फ्लड, और उससे वो डिस्ट्रॉयड हो गया, और उसके कारण आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला, क्लेम मिला, यस इंश्योरेंस सर। कंपनी ने क्लेम दिया, तो क्लेम एग्रीकल्चर इनकम होगा कि नहीं होगा? तो अभी तक तो जितने लोगों ने आंसर दिया सब लोग बोले कि नहीं होगा। नहीं होगा सर। विकास भी बोल रहा है नहीं होगा। अब आप लोग एक दो जनी बच गए हो बताने के लिए। सोमी? सर वो एग्रीकल्चर के ऊपर मिल रहा है तो हो सकता है। शेखर? आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला, आपकी फसल नष्ट हो गई बाढ़ से, तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दिया, तो ये एग्रीकल्चर इनकम होगी कि नहीं होगी? नो सर, नहीं होगी। तो हाँ, तो ये इनकम जो है आपकी, ये एग्रीकल्चर इनकम होगी। क्यों एग्रीकल्चर इनकम होगी? क्योंकि बाढ़ से नष्ट हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे रही है, और यदि बाढ़ से नष्ट नहीं होता, डिस्ट्रॉयड नहीं होता बाढ़ से, तो आप उसको बाजार में बेच के पैसा वसूल करते। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको किस चीज का पैसा दे रही है? आपके प्रोड्यूस का, आपके फसल का पैसा दे रही है। और यदि डिस्ट्रॉयड नहीं होता तो आप उसको बाजार में बेच के अपना पैसा रियलाइज करते। यस सर। क्या? यस यस सर। सर। सर तो ये एग्रीकल्चर इनकम इसलिए होगा क्योंकि आपको अपने प्रोड्यूस का पैसा इंश्योरेंस कंपनी से मिल रहा है, उसके बदले में मिल रहा है, और यदि वो डिस्टॉर्ट नहीं होता तो हम बाजार में बेच के उसको रियलाइज करते, बेचते, पैसा रिसीव करते। तो ये एग्रीकल्चर इनकम है। चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को। आपने छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा फसल उगाई, तो गवर्नमेंट ने खुश होके आपको 1 लाख रुपए का इनाम दिया
कि भाई सबसे ज्यादा खेती शालिनी ने की है, इसलिए शालिनी को 1 लाख रुपए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की तरफ से इनाम। कि पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा फसल उगाई, इसलिए 1 लाख रुपए का इनाम मिला विकास। नहीं सर, ये नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं होगा सर, सर होगा। सर नहीं होगा। क्योंकि ये तो हाँ बोलो बोलो। एज एन रिवॉर्ड मिल रही है ये इनकम तो। हाँ तो ये रिवॉर्ड है, ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा, क्योंकि प्रोड्यूस तो आप ऑलरेडी बेच के उसका पैसा रियलाइज कर चुके हो। ये तो गवर्नमेंट आपको रिवॉर्ड दे रही है। फसल का पैसा तो आप ऑलरेडी अपना रियलाइज कर चुके होंगे बेच के, या कर लोगे। ये तो फसल का पैसा नहीं मिल रहा है, ये तो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। तो ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। होगा। अब अपन देखते हैं पार्टली एग्रीकल्चर इनकम। ये पार्टली एग्रीकल्चर इनकम मतलब कुछ पोर्शन एग्रीकल्चर इनकम और कुछ पोर्शन नॉन एग्रीकल्चर, उसको बोलते हैं पार्टली एग्रीकल्चर। एक मिनट, पार्टली एग्रीकल्चर इनकम में 4 पॉइंट अपने को दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट है, सर हाँ बोलो। एक डाउट था, ये जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है इस पे टैक्स चार्ज होगा कि नहीं होगा? इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्टेड है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्टेड नहीं होगी। एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्टेड पार्शियली है। एग्रीकल्चरल इनकम में, हाँ जी, पार्शियली एग्रीकल्चरल इनकम में तो उसमें जितना एग्रीकल्चर इनकम है वो एग्जेम्प्टेड, जितना नॉन एग्रीकल्चर होगा वो टैक्सेबल। ओके सर। भाई उसको अलग अलग करना पड़ेगा ना, कि पार्शियली एग्रीकल्चर इनकम में कितना नॉन एग्रीकल्चर और कितना एग्रीकल्चर है, उसका Yes, पोर्शन है ना अलग अलग। ये देखिए फर्स्ट पॉइंट Yes, पढ़ो, सालू क्या लिखा है, ध्यान देना भाई, सालू पढ़ रही है फर्स्ट पॉइंट। सर आपकी आवाज कट रही है। वॉल्यूम प्रॉब्लम हो रहा है। ये अब उसके कारण ही हो रहा, हो सकता है मेरे यहाँ से तो सब ठीक है, बराबर है। इनकम फ्रॉम, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर अब आ रही है। अब क्या आ नाम रही है है? सर। ऐसा क्यों हो रहा है बीच में? या तो वो जो नेटवर्क इशू सर। हाँ नेटवर्क के कारण होगा, नहीं मालूम। हाँ पढ़ो सालू फर्स्ट पॉइंट। Income from growing and manufacturing tea, 60% of such income will be treated as agricultural income and 40% as non-agricultural income. मतलब कोई टी कंपनी है और खुद अपने बागान्स वगैरह में टी ग्रो करती है, उगाती है और उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो 60% उनको जितनी भी इनकम होगी ग्रो एंड मैन्युफैक्चरिंग करने से और बाजार में बेचने से, तो उसका 60% पोर्शन गवर्नमेंट इसको एग्रीकल्चर इनकम मानती है और 40% नॉन एग्रीकल्चर। खुद के बागान वगैरह में ग्रो करके मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो मैं बाजार से चाय खरीद के बेचूंगा, चाय पत्ती, तो ये मेरे लिए थोड़ी एग्रीकल्चर इनकम होगा। जो ग्रो करते हैं, जिनके खुद के टी के बागान से, और उन लोग ग्रो करके उसको बेचते हैं, तो फिर उनके लिए 60% एग्रीकल्चर और 40% नॉन एग्रीकल्चर। ये परसेंटेज आपको याद करके रखना पड़ेगा कि टी वाले में कितना एग्रीकल्चर कितना नॉन एग्रीकल्चर है। तो शालिनी कितना एग्रीकल्चर और कितना नॉन एग्रीकल्चर है? एग्रीकल्चर 60% और नॉन एग्रीकल्चर 40%। किसके लिए? टी सर कंपनी। जो अपने खुद के घर में टी कंपनी, हाँ, जो खुद के घर में टी तो ग्रो कर रहे हैं। अब चाय के बाद आ गया कॉफी। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग कॉफी, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। इसमें दो अलग अलग पॉइंट है, ए एंड बी। ए पॉइंट है 75% ऑफ द इनकम derived from the sale of coffee grown and cured by the seller in India
is deemed to be agriculture income and 25%, बाकी 25% नॉन एग्रीकल्चर इनकम। क्या लिखा था इसमें? ग्रो एंड क्यूड, कॉफी को ग्रोन एंड क्यूड करके बेचना, मतलब उगाए उसके बाद उसको साफ सुथरा करके बेचे, उसको बोलते हैं ग्रोन एंड क्यूड। तो इसको 75% एग्रीकल्चर इनकम है और 25% नॉन एग्रीकल्चर। तो इसमें नॉन एग्रीकल्चर इनकम कम है ना, केवल 25% है। लेकिन जो लोग कॉफी को ग्रोन करके क्यूड करने के बाद, ग्रोन और क्यूड करने के बाद रोस्टेड एंड ग्राउंडेड, यानी कि उसको भून कर और पीस कर बेचते हैं, तो ऐसे कंडीशन में कॉफी की वैल्यू बढ़ जाएगी, तब फिर नॉन एग्रीकल्चर पोर्शन ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में 60% इनकम जो है वो एग्रीकल्चर और 40% नॉन एग्रीकल्चर। तो नॉन एग्रीकल्चर 40% हो गई, जबकि बिना आप ग्राउंडेड और रोस्टेड के बेचोगे तो 25% था नॉन एग्रीकल्चर, अब 40% हो गया, क्योंकि ग्राउंडेड और रोस्टेड करने से वैल्यू बढ़ जाती है उसकी। कोई डाउट है पूछ लो भाई कॉफी वाले में, कि केवल ग्रोन और क्यूड करके बेचेंगे तो 75-25, 75 एग्रीकल्चर 25 नॉन एग्रीकल्चर, और उसको ग्रोन और क्यूड करने के बाद रोस्टेड एंड ग्राउंडेड यानी कि भून कर और पीस कर बेचते तो फिर 60-40। कोई डाउट इस पॉइंट में? No, sir. ओके। इसके बाद है थर्ड पॉइंट, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग रबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेटेक्स और सिनेक्स। रबर की भी ग्रोइंग होती है, देखो लिखा है यहाँ पे, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग रबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेटेक्स और सिनेक्स, यानी कि रबर के भी पेड़ होते हैं और उससे लिक्विड जो निकलता है उसको बोलते हैं लेटेक्स और सिनेक्स, जिससे फिर रबर के बाकी प्रोडक्ट बनते हैं। तो खुद रबर को ग्रो करके और लेटेक्स और सिनेक्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो इसमें एग्रीकल्चर इनकम आएगा कितना परसेंट? 65%, 65%, 65%। और नॉन एग्रीकल्चर 35%। कोई डाउट इसमें किसी को? तो 65-35, 65% एग्रीकल्चर रबड़ वाले में, 35% नॉन एग्रीकल्चर। अब चौथा आखिरी पॉइंट शुगर मिल वगैरह का दिया हुआ है, शुगर केन वगैरह के बारे में। आखिरी पॉइंट फोर्थ वाला, इफ शुगर मिल प्रोड्यूस शुगर कैन, यदि शुगर मिल अपने खुद के फार्म में यानी खेतों में शुगर कैन प्रोड्यूस करती है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? इफ शुगर मिल प्रोड्यूस शुगर कैन इन ओन फार्म्स, तो ऐसे कंडीशन में एग्रीकल्चर इनकम कितना होगा? वही दिया है, डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू, उसकी एवरेज मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है कि हमने शक्कर बनाने के लिए अपने खुद के फार्म का शुगर केन कितना यूज किया, उसकी मार्केट वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है, और उसकी कॉस्ट प्राइस मतलब उसको उगाने में, प्रोड्यूस करने में जो हमको खर्च हुआ है उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो उसका मार्केट प्राइस और उसकी कॉस्ट दोनों का डिफरेंस जो होता है वो आपका हो जाएगा एग्रीकल्चर इनकम। उसके बाद नॉन एग्रीकल्चर इनकम कैसे निकालेंगे शुगर मिल का? कि शुगर मिल को जितनी भी इनकम हुई है उसमें से ये जो एग्रीकल्चर इनकम आएगी उसको माइनस कर दो, उसको माइनस कर देंगे शुगर मिल की टोटल इनकम में से एग्रीकल्चर इनकम को, तो बच जाएगा नॉन एग्रीकल्चर इनकम।
तो अपन जब बनाएंगे तो ये सब चीजें आपकी क्लियर होगी। अब कल मैं आपको एक बताया था ना कि एग्रीकल्चर इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। एग्रीकल्चर इनकम इज फुली एग्जेम्प्टेड लिखा हुआ है, बट इन द केस ऑफ इंडिविजुअल, HUF and association of person, if non-agriculture taxable income is more than tax-free limit, more than tax-free limit की tax-free limit से ज्यादा है, जैसे 2.5 लाख से ज्यादा है, और एग्रीकल्चर इनकम कितने से ज्यादा लिखा है यहाँ पे? 5,000. 5,000 से ज्यादा है, then agriculture income will be added in total income for calculation of tax payable on other income. Thereafter, tax on agriculture income should be deducted. उसके बाद उसका इनकम टैक्स अलग से निकाल के माइनस हो जाएगा। अब ये कैसे क्या करते हैं ये बताएंगे आपको। अभी तक तो अपन ये थ्योरी पढ़ रहे थे इसका, अब उसका वो भी बताएंगे कैलकुलेशन। जैसे मान लो किसी की नॉन एग्रीकल्चर इनकम, इसके क्वेश्चन आज आपको PDF में भेज दूंगा मैं ग्रुप में, या कल भेज दिया था क्या? नहीं, इसकी थ्योरी भेजा था, क्वेश्चन नहीं भेजा हूं ना अभी तक। No, sir. बुक है क्या सबके पास? Yes, sir. हाँ Yes, तो sir. हाँ तो बुक है तो जरूरत नहीं है। जिनके पास बुक नहीं है तो मैं क्वेश्चन इसके PDF डाल दूंगा, ताकि जिनके पास बुक नहीं है उन लोग उसमें से देख लेंगे। सर बुक में जो न्यूमेरिकल्स 4 क्वेश्चन है बस उसी को सॉल्व करने हैं ना? कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। ओके सर। किसी की नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, मान लीजिए 5,80,000, और एग्रीकल्चर इनकम है 1,20,000। तो देखो नॉन एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री लिमिट से ज्यादा है 250 से 2.5 लाख से, और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है, तो दोनों को जोड़ के टैक्स पहले कैलकुलेट करेंगे। तो दोनों का यदि आप टोटल करेंगे तो इसको बोलेंगे टोटल एग्रीगेट इनकम। कितना है दोनों का टोटल आ रहा है? 7 7 लाख। लाख। इसको बोलते हैं टोटल एग्रीगेट और एक चीज ध्यान रखना, अभी अपन एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ के टैक्स निकालेंगे, उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स वापस माइनस होगा, और जब आप उसको माइनस करोगे तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कैसे निकालेंगे वो भी बताऊंगा मैं आपको। उसमें टैक्स फ्री लिमिट जोड़ के फिर टैक्स निकलता है, तो कैसे करेंगे बताऊंगा आपको। अभी सबसे पहले तो 7 लाख पे हमको टैक्स निकालना है। सर कितना % टैक्स निकलेगा? हाँ, कुछ पूछे क्या शालिनी? नो सर। फर्स्ट अप टू ₹250, 2.5 लाख रुपए तक टैक्स कुछ भी नहीं देना, नील। नेक्स्ट अप टू ₹, अगले 2.5 लाख पे कितना? 5%। 5%। नेक्स्ट अब कितना रुपए बच गया? सर 2 2 लाख। लाख। तो 7 लाख में से 250 और 250 यानी 5 लाख माइनस कर देंगे तो 2 लाख बच गया। तो 5 से 10 लाख के बीच वाली इनकम पे
कितना परसेंट टैक्स लगता है 5 से 10 के बीच की इनकम पे? 20%। 20, और 10 के ऊपर वाले पे 30। तो 5 से Yes, 10 sir. के बीच इसकी 2 लाख इनकम बच रही है, क्योंकि 7 लाख है। 7 लाख में से 2.5 और 2.5 5 लाख कम कर दिए, तो 2 लाख बच गया 5 से 10 के बीच की इनकम। तो 2 लाख का 20%, 2 लाख का 20% 40,000। यस सर। Yes, sir. तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 to 500। 52 57, 500 52,500. माइनस टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है? तो ध्यान दीजिएगा भाई, सबसे पहले उसमें टैक्स फ्री लिमिट जितनी भी होती है उसको जोड़ दिया जाता है। टैक्स फ्री लिमिट प्लस एग्रीकल्चर इनकम। टैक्स फ्री लिमिट 2.5 लाख है। उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम ऊपर में कितना दिया हुआ है देख लो, 1.20 है ना ऊपर में, एकदम ऊपर में। Yes, sir. Yes, sir. 1,20,000. हाँ, तो जोड़ दिए तो कितना आ गया टोटल? 3,70,000। 370। अब आप बोलोगे कि इसको क्यों जोड़े, तो अब जब टैक्स निकालेंगे तो टैक्स वैसे ही कैलकुलेट होगा जैसे अपन ऊपर में कैलकुलेट किए थे कि फर्स्ट अप टू ₹250 नील, तो 250 वापस नील हो जाएगा। तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स निकाल रहे हैं अपन अभी, फर्स्ट अप टू ₹2,50,000। ₹250 तक पहले अंदर कॉलम में निकाल लेते हैं, फिर बाद में माइनस कर देंगे। फिर 1 लाख हाँ 370 में से 250 कम हो गया, कितना बच गया? 1,20,000. 120,000। 120। कितना परसेंट लिख दूं? 5%. 5%। 5%। कितना आ जाएगा 5%? 6,000। 6,000. 6,000, बिल्कुल सही। तो ये 6,000 हो गया हमारा एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स। इसको बाहर माइनस कर दीजिए। ये 6,000 को माइनस करना है ना एग्रीकल्चर इनकम के टैक्स को, तो 6,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 46,500। 46,500 45 आएगा ना? है? 45 आएगा? नहीं, Yes, sir. No, sir. 45,500 आएगा। कैसे? मैंने कुछ मिस्टेक किया। कैसे आएगा? हाँ सर, मैंने मिस्टेक किया था सर, मैंने मिस्टेक किया था। अब इसमें 4% आपका क्या लग जाएगा? Educational fees. एजुकेशन। एजुकेशन से सरप्लस लगेगा, सरचार्ज नहीं लगेगा? लगेगा सर। नहीं, वो 50 लाख से ज्यादा इनकम हो तब लगता लग है। 4% हेल्थ एंड सर एजुकेशन। वो जो 5 लाख से कम रहता था वो लगता था जो। वो रिबेट मिलेगा यस ना, सर। लेकिन इसको तो नहीं मिलेगा ना, इसका तो 5,80,000 है नॉन एग्रीकल्चर इनकम। अच्छा यस सर। रिबेट मिलता है ना, लेकिन 5 लाख से कम है, तो इसका 5,80,000 है, देखो नॉन एग्रीकल्चर इनकम। यस सर। तो ये आ जाएगा आपका 46,500। इसका 4% कितना हो गया? 4% 2,325। 2,325। यस सर। इसको ऐड करना है,
तो ये आ जाएगा आपका 48825। ये इसकी टैक्स लायबिलिटी आ गई है। तो पहले उसको जोड़ के टैक्स निकाले अपन एग्रीकल्चर इनकम को, उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स माइनस कर दिए। माइनस कर देंगे। तो एग्रीकल्चर इनकम जोड़ के टैक्स कैसे निकालते हैं, ये सब आपका 4th यूनिट में बहुत यूज होगा। 4th यूनिट में जाते जाते बच्चे लोग भूल जाते हैं। अब आप लोगों को याद रहेगा कि भूल जाओगे नहीं मालूम, भूल जाओगे तो वापस देखेंगे। कल इसके बुक के क्वेश्चन करेंगे। जिनके पास बुक नहीं है मैं क्वेश्चन का पीडीएफ भेज दूंगा आज। और आप लोगों को लगता है कि ये तो मैं खुद बना लेंगे तो आप ट्राई कर लेना आज, हमारी तरफ से कोई मना नहीं है।